वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है जो बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज के अंदर अपना जो टॉपिक शुरू हुआ था फंक्शनल स्ट्रेटजी, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, फाइनेंस स्ट्रेटजी। और अब जो पढ़ने हम जा रहे हैं वो क्या है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। तो HR स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जैसा कि आपको पता ही है कि HRM सब्जेक्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसके अंदर जो एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस रहती है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ह्यूमन रिसोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी HR मैनेजर की होती है। तो HR स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का फर्स्ट पॉइंट हो गया, फिर ट्रेनिंग पढ़ा है, ट्रेनिंग सेकंड पॉइंट आ गया, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल को हमने अप्रेजल दिया है, एंड कंपनसेशन को हमने फोर्थ पॉइंट दिया है। कैन हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस, कि इसका एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम बात करें सबसे पहले क्या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन लेते हैं। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के अंदर हम ये देखते हैं सक्सेसफुली आइडेंटिफाई करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किनको, जो एप्लीकेंट रहते हैं उनको अप्लाई करने के लिए। आफ्टर दैट हम जो एप्लीकेंट रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो उनमें से जो कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट हैं, मतलब जो कॉम्पिटेंसी रखते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो आपकी पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट को बढ़ाते हैं। और सिलेक्शन क्या रहता है, आपकी नेगेटिव प्रोसेस रहती है जिसके अंतर्गत हम जो मोस्ट कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। अब देखो होता क्या है, जहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय को उस वर्क को करने के लिए यदि ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उस जॉब को प्रॉपरली करने के लिए उसे क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एम्प्लॉय आर वेल ट्रेन टू परफॉर्म देयर जॉब प्रॉपरली, कि एम्प्लॉय को जॉब अच्छे से कर सके इसलिए उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। देन क्या आता है कि जो एम्प्लॉय जो था उसकी कॉम्पिटेंस में कहीं हमें कमी लगती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस करते हैं। द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ टू आइडेंटिफाई एनी परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी एक्सपीरियंस्ड बाय एम्प्लॉय ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। सच डेफिशिएंसी वंस आइडेंटिफाइड कैन ऑफन बी सोल्व थ्रू काउंसलिंग, कोचिंग एंड ट्रेनिंग। कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर यदि हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस में कहीं डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं। किसके थ्रू, जैसे काउंसलिंग रहा, कोचिंग रहा या ट्रेनिंग के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये कहलाता है अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या रहता है कि जो एम्प्लॉय है हमने उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर दिया, हमने उसको काउंसलिंग, कोचिंग या ट्रेनिंग के थ्रू हमने उसको क्या कर दिया, उसकी डेफिशिएंसी को हमने दूर कर दिया। अब वो जो एम्प्लॉय है वो अपनी कॉम्पिटेंस को इंक्रीज़ करे, तो इंक्रीज़ कब करेगा, जब हम उसको पे और बेनिफिट्स देंगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा किसके लिए, अपनी कॉम्पिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये जो प्रैक्टिस हम लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, मोस्ट कैपेबल बनाने के लिए उनको कंपनसेशन देते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा पॉइंट विच कैन हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस पर जो एम्प्लॉय के जो पॉइंट हमें कंसिडर करने हैं, जो उसकी कॉम्पिटेंस को स्ट्रांगली के इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें क्या, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपनसेशन। तो हमने यहाँ पे इन्हें पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स का स्ट्रेटेजिक रोल जो होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने HR और स्ट्रेटेजिक HR का सुना होगा, तो वहीं पे हम स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले रोल क्या आता है, प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन। तो यहाँ पे कीवर्ड हो गया डायरेक्शन। फिर है क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पे आपका जो कीवर्ड हो गया वो क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर आता है फैसिलिटेट ऑफ चेंज। यहाँ पे हमने वर्ड नया पढ़ा क्या, चेंज। फिर है आपका डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स, इसमें वर्कफोर्स को हमने लिया। फिर है एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके अंदर हमने एम्पावरमेंट वर्ड को लिया। फिर है बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, हमने कोर कॉम्पिटेंसी को लिया। और फिर डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स एंड कल्चर, इसमें वर्क एथिक्स कल्चर को लिया। अब यहाँ पे हम इन की पॉइंट्स को इस तरीके से समझेंगे कि स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। आपको पता है कि जो हमारे फिल्म जगत में जो नए नए चेहरे आते हैं उनको क्या करना होता है, उन्हें जैसे मान लीजिए कोई एक्ट्रेस आती है तो उसको सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है कि जो उसको सही डायरेक्शन मिलेगा तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी अचीव कर पाएगी। और वो डायरेक्शन उसको सही मिलता है और वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज
में रहती है तो उसके अंदर जो धीरे धीरे क्या होने लगता है, चेंज आने लगता है। चेंज आने का मतलब ये हुआ कि उसको अपनी जो वर्किंग है, वर्किंग में उसको चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे जैसे आप ये देखें कि बहुत कंपटीशन रहता है अपना, जो आपका बॉलीवुड हुआ चाहे आपका हॉलीवुड रहा, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं डे बाय डे। तो यहाँ पे हम देखें तो डायरेक्शन हुआ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ, उससे चेंज हुआ। अब यहाँ पे देखें तो ये चेंज क्यों लाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी वर्क फोर्स है हमारे बॉलीवुड के अंदर, बहुत सारी वर्क फोर्स है किसके अंदर, आपके हॉलीवुड के अंदर। तो ये जो हम देख रहे हैं कि हर एरिया के अंदर कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो वर्क फोर्स क्या है, ज़्यादा है। अब हमें क्या करना है, उस वर्क फोर्स में से हम उसी वर्क फोर्स को एम्पावर कर सकते हैं जो अपने अंदर डायरेक्शन के साथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ क्या लाती है, चेंज लाती है। और ये जो चेंज उसका यदि दूसरे से उसको डिफ़र करता है तो कहीं ना कहीं उसकी कोर कॉम्पिटेंसी हो जाएगी। और जब उसके अंदर कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो गई तो समझ लेना उसका वर्क एथिक कल्चर वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो कीवर्ड पढ़े, डायरेक्शन पढ़ा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ा, चेंज पढ़ा, फिर हमने वर्क फोर्स पढ़ा, फिर एम्पावरमेंट पढ़ा, फिर कोर कॉम्पिटेंसी पढ़ा, फिर वर्क एथिक्स एंड कल्चर पढ़ा। अब मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको समझना है तो उसके जो 7 पॉइंट हैं उनके कीवर्ड समझने होंगे आपको। जैसे प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन के अंतर्गत है डायरेक्शन, कि यदि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आना है आपको तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन भी चाहिए, उस डायरेक्शन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। हम किसी भी सेक्टर की बात करें, बिना डायरेक्शन के आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। फिर यदि आपने सही डायरेक्शन आपको मिला, आपने उसमें काम किया, तो कहीं ना कहीं आपका क्रिएट होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कैसे होगा वो हम बताएंगे जब हम डिटेल के अंदर इन पॉइंट्स को समझेंगे। फिर आपको जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा तो आपको अपने अंदर क्या लाने पड़ेंगे, चेंज लाने पड़ेंगे। और आपको पता है चेंज, जो वर्कफोर्स चेंज लाती है उसको भी क्या मिलता है, एम्पावरमेंट मिलता है। और जो एम्पावर वर्कफोर्स होती है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को दूसरे से डिफ़र कर लेती है, उसकी यूनिक स्ट्रेंथ होती है जो उससे कोई दूसरा शेयर नहीं कर सकता, वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी बन जाती है। उस कोर कॉम्पिटेंसी के बदौलत वो क्या करता है, आगे अपने वर्क एथिक्स कल्चर को इस तरीके से डेवलप करता है कि उसको दोबारा पीछे नहीं जाना पड़े, दोबारा डायरेक्शन में या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में नहीं जाना पड़े। तो यहाँ पे कीवर्ड जो हमने पढ़े उन पर बेस्ड हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे हम देखें प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में अब बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रेफरेंस में देखेंगे। बस आपको की पॉइंट याद होगी, डायरेक्शन से प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट एवरी पर्पस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सिस्टेंस, कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सिस्टेंस का जो पर्पस है उसको पहले से क्या होना चाहिए, गोल की फॉर्म में रखना चाहिए। फिर क्या है, द मैनेजमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच पर्सन, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उसके एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये सही डायरेक्शन मानी जाती है। सही डायरेक्शन मतलब ये हुआ कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो सिचुएशन रहती है, जैसे आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो अपना कोस्ट लीडरशिप होती है तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मानी जाती है। तो यहाँ पे एचआर के रेफरेंस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होगा कि आपको अपने आप को दूसरे से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कैसे लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर 2 इंपॉर्टेंट वे ऑफ बिजनेस कैन अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर। फर्स्ट क्या है, कोस्ट लीडरशिप, और सेकंड क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज डिफरेंशिएशन। तो कोस्ट लीडरशिप का मतलब ये है कि जो आपके एम्प्लॉय होंगे वो आपको लो कॉस्ट पर मिलें और आपको मोस्ट कॉम्पिटेंसी एम्प्लॉय मिलें, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप वर्क कर रहे हैं उसके अंदर जो आप हाई प्रीमियम और हाई कॉम्पिटेंट जो आपकी वर्क फोर्सेस है, आपको एक टाइम के बाद क्या करना है, वो यदि आपको बने रहना है तो उसको धीरे धीरे आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसमें लिखा हुआ है सेकंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी डिफरेंशिएशन अंडर विच द फर्म सीक्स टू बी यूनिक इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन दैट हाईली वैल्यूड बाय द कस्टमर। अब यहाँ पे देखें तो ये जो हमने कोस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन पढ़ा, ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी थी, माइकल पोर्टर ने दी थी। वहाँ पे हम इसको बिजनेस स्ट्रेटजी या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन पढ़ा था। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर कोस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमने यहाँ पे समझा दिया। वहाँ पे तो कोस्ट लीडरशिप आपको पता ही था, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है और जो एरिया होता है ब्रॉड होता है। डिफरेंशिएशन में जो होता है कोस्ट हाई हो जाती है लेकिन एरिया क्या होता है, ब्रॉड होता है।
है। तो वही चीज़ टाइम के साथ साथ पहले हमें कोर्स लीडरशिप में रहना है, फिर हमें डिफरेंशिएशन की तरफ आगे बढ़ना है। तो यही क्या कहलाता है, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहलाता है। फिर हम बात करेंगे फैसिलिटेट ऑफ चेंज। फैसिलिटेट ऑफ चेंज का मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी एक्टिविटी जो है, उसके फंक्शंस जो हैं वो इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि उनमें चेंज नहीं लाया जा सके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा। यही कहलाता है आपका फैसिलिटेट ऑफ चेंज कहलाता है। फिर है डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स एक ग्रेट चैलेंज रहता है। जैसे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में आपने देखा होगा कि मेल फीमेल वर्कर हैं, यंग ओल्ड वर्कर हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड वर्कर हैं, स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल एम्प्लॉई हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है, चाहे वो कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर हो, नेशनलिटी के बेस पर हो, तो आप जो मनी जो है वो खाली इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता जी वर्कफोर्स के लिए, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी। और वर्कफोर्स जो डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स है वो एक जो ग्रेट चैलेंज है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये क्या है, डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स पर हमने पढ़ा। फिर एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है वो अपने फुल कॉम्पिटेंस का यूज़ करते हुए, फुल स्किल का यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करें, किसमें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव उन्हें अचीव करने में हेल्प करें। तो ये जो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट मीन्स क्या है, ऑथराइजिंग एवरी मेंबर ऑफ ए सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन टू टेक हिज और हर ओन डेस्टिनी, रियलाइजिंग हिज एंड हर फुल पोटेंशियल, कि वो अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करें, वर्क करें। ये एम्पावरमेंट कहलाता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इट इन्वॉल्व गिविंग मोर पावर टू दोज हु एट प्रेजेंट हैव लिटिल कंट्रोल ऑन व्हाट दे डू एंड लिटिल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन बीइंग मेड अराउंड देम। कि वो लोग जिनको ज़रूरत है एम्पावरमेंट की, तो उनको एम्पावरमेंट देना है, उनको पावर देनी है, ठीक है ना, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वो एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। कभी कभी एम्पावरमेंट नहीं होने के कारण ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो अपनी एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यदि होगा तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय रहेंगे वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ लेंगे और डिसीजन मेकिंग में भी अपना हेल्प करेंगे। फिर आता है बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी आपको पता ही है, एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है और किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो दूसरा कोई शेयर नहीं कर सकता। ये इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजी किसी भी बेस पर हो सकती है। तो यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज जो हमें हेल्प करती है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जनरेट करने में हेल्प करती है। तो यदि हम कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी पड़ेगी, जो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पर बेस्ड होगी। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें हेल्प कर रहे हैं किसमें, कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने में। जैसा कि आप देखें कि जो डायनेमिक लीडरशिप है, जो फेथ है ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स पे, वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी ही है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स एंड कल्चर। देखो, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं वहाँ पे जो जॉब रहता है वो चैलेंजिंग रहता है और जॉब का सेटिस्फेक्शन भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि हम जॉब के चैलेंज को एक्सेप्ट करें और खुद जो इंट्रिंसिक हमें उससे सेटिस्फेक्शन या मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉई है, जो भी पीपल उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, उसको इस तरीके से टेक्निकल नॉलेज या फिर वर्क एथिक्स कल्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि उसको वो जो रीडिज़ाइन के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करे और वो सेटिस्फाइड रहें। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रेटेजिक रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के 7 पॉइंट थे उनको 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया। इसमें पहला था प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, दूसरा था क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तीसरा था फैसिलिटेट ऑफ चेंज, चौथा था डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स, पांचवा था एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, छठा था बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी और सातवां था डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स एंड कल्चर। तो हमने जो पढ़ा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को हमने समझा। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट जो हमें कंसीडर करने हैं जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं किस पर, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर, इसके अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंतर्गत। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।